शुरुआत बहुत विचित्र रही। उससे पहले तक मेरा नाटक का कोई संबंध नहीं। सारा रिजल्ट 1 घंटे तक नहीं आया और सारा रिजल्ट घूम गया। पहले ही सीरियल में मेरे पिताजी बने विक्रम गोखले साहब। वो सीरियल मैंने 3 साल किया और वो सातों के सातों मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था। गूज़बम्प्स आ रहे हैं। इमेजिन हो पा रहा है कि जो एक्टिंग की परिभाषा है। एक्टिंग क्या? आपको क्या नहीं आता? आपको हंसना नहीं आता, आपको मुस्कुराना नहीं आता, आपको ताने मारना नहीं आता, आपको गाली देना नहीं आता, आपको गुस्सा करना नहीं आता, आपको गुस्सा पीना नहीं आता। तुमको लगता है कि यहाँ लॉजिकल पॉज आएगा, वहाँ पॉज मत किया। और 25 साल बाद अचानक से एक आपके सामने एक आदमी आता है, किसका नाम? इरफान खान। वो पूरा ग्रामर ही बदल देता है। विशिष्टता में एक्टिंग, आई हैव लर्नड एक्टिंग एंड दिस एंड दैट। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न है, हमारे गेस्ट हैं, वो है मिस्टर राजेंद्र चावला जी। नमस्ते। सर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। इट्स अ Thank you so प्लेजर। much for calling me. इट्स अ प्लेजर सर। सर बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं। ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स हो चुके हैं सर को इंडस्ट्री में। जी। फिल्म्स, टेलीविजन, सब जगह। इनफैक्ट थिएटर, शुरुआत थिएटर से। जी बिल्कुल। थिएटर में भी सर ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आइए आज खूब सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। सर आपने बोला था कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई, मुंबई। और सबसे पहले आपने थिएटर से शुरू किया। हाँ। सर कैसी रही वो शुरुआत? शुरुआत बहुत विचित्र रही, क्योंकि मैं स्कूल में एक ऐसा विद्यार्थी था जो कई बार होता ना, जैसे फ्री पीरियड होता है तो क्लास का मॉनिटर सबसे रीडिंग करवाता है, उसको 40 मिनट पास करने होते हैं, क्योंकि वो टीचर नहीं आया। तो मॉनिटर मेरा दोस्त था। अच्छा हम सेकंड डिवीजन से जी, साथ में थे। में थे। उसका नाम है सुदर्शन। तो मेरे को खड़ा रह के 50 लोगों के बीच में खड़ा रह के पढ़ने तक में मैं कांपता था। तो मैं सुदर्शन से मेरी सेटिंग हो गई थी कि वो रैंडमली उठाते ना, आगे का तुम पढ़ो, आगे का तुम पढ़ो, आगे का तुम पढ़ो। तो आपको नहीं उठाता था? प्लीज यार, मर जाऊंगा मैं, मेरे से नहीं होता, हाथा ताता पापा हो जाएगा मेरा। तो वो नहीं उठाता था। फिर स्कूल ख़त्म हुआ, फिर कॉलेज में गए। हमारे पास में एक लाइब्रेरी थी जहाँ जाके हम पढ़ते थे। ओके। और वो जो था, वो शाम के वक्त हम लोगों को वहाँ पढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो लाइब्रेरी थी और न्यूज़पेपर रीडिंग की जगह थी वो। तो 5 से 8 हम फ्री होते थे, तो कभी मलाड स्टेशन चले जाते थे, कभी लिबर्टी गार्डन वहाँ चले जाते थे कभी। तो उसमें वो टाइम पास हो रहा था। उसमें से हमारा एक लड़का जिसका नाम है नंदन पाटकर, वो थिएटर करता था। बोलते चल राजू, अभी 5 से 8 कुछ नहीं कर रहा है ना। मैंने कहा चलो रिहर्सल पे आएगा क्या? मैंने कहा हाँ चल। वो मराठी ग्रुप था जिसका नाम प्रयोग मलाड की संस्था थी वो। अच्छा। तो उसमें चला गया मैं, रिहर्सल होती रही। मतलब वो शायद बोल सकते हैं जैसे डेस्टिनी कॉलिंग आपकी होती है, करेक्ट। उसी तरह मैं रोज़ जाने लग गया। मुझे मज़ा आ गया। वो सारे एक्टिंग ये वो बैठे बैठे देखने में मज़ा आ रहा था मेरे को। उससे पहले तक मेरा नाटक का कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल। मतलब ABC कुछ नहीं पता। वहाँ जाके बैठने लगा, धीरे धीरे रोज़ जाने लगा, मजा आने लग गया। हाँ। और फिर जैसे हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, रिहर्सल के बीच में ब्रेक होता है जी। तो मैं लोगों की मस्तियाँ करने लगा, उन्हीं की आवाज़ में बातें करने लगा। ये कला गुण मेरे में है, ये वो शायद वहाँ जाके खुला होगा। मे बी ऑफ कोर्स। दोस्तों में हम मस्तियाँ करते हैं, है ना जी। तो वो उसकी नकल करता है, कभी वो उसकी चाल चल के दिखाता है, तो मैं मेरे गुरु की नकल करने लगा था। और उनको पता थी ये बात से? हाँ, धीरे धीरे पता चली। वो मेरे को देखते थे, बोलते नहीं थे कुछ। अच्छा, दिक्कत उधर ये थी कि वो मराठी ग्रुप था। हाँ। साल में एक नाटक होता था हिंदी में। अच्छा, एक ही नाटक एक ही, होता था। क्योंकि वो बेसिकली इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, स्टेट कॉम्पिटिशन, वन एक्ट प्लेस कॉम्पिटिशन, इस सब में तो हिस्सा मराठी तो सर रेगुलर होते रहते होंगे वहाँ पे, है ना? हाँ, वो तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते थे हम। तो मैं बैक स्टेज करता था, कभी म्यूजिक करता था, कभी लाइट करता था। एक हिंदी प्ले आया, मराठी प्ले का ट्रांसलेट करना था उसको। ओके। तो बोले राजू ये पकड़, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। दूसरे दिन लेके पहुंचा उनको, हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया। चल पढ़। मैंने पढ़ दिया। मुझे क्या मालूम कि ये आगे जाके बोलेंगे कि तेरे को ही काम करना है।
फिर धीरे धीरे करता मैं एक उस टाइम पे एक ही कंपटीशन था पूरे बम्बई शहर में जिसमें प्रोफेशनल्स और एमेचर्स दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते थे। अच्छा। और हमारे साथ उस वक्त रीमा लागू जी और नाना पाटेकर साहब ने भी एक प्ले किया था, मतलब इस लेवल का कंपटीशन था वो। तो उसको देखने के लिए वो रात भर चलता था, पूरी रात वो कंपटीशन चलता था। तो उसको देखने के लिए सब लोग आए हुए थे। उस टाइम पे एक मराठी थिएटर में ना एक प्रथा थी, जी। अगर कहीं एक्टर से चूक हो जाए तो ऐसे चलता था, टिक 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 होता था। करने लग जाते थे। हाँ, अरे यार, मतलब वो क्योंकि वो ट्रेंड था। यहाँ किसी ने फंबल मारा कि अब आप सोचो गिरगांव का साहित्य संघ जिसमें कम से कम 900,000 सीट्स हैं, 900,000 सीट टिक 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 कर रही है, वो जा रहा है पीछे तक। फिर एक्टर की तो हालत ही खराब हो। अरे भाई, और हमारा जो जिस कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है नाट्य दर्पण। अच्छा। उसमें लास्ट शो था, लास्ट प्ले था हमारा कंपटीशन, इसके बाद रिजल्ट है। और जैम पैक, नाना पाटेकर भी सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, रीमा लागू भी सीढ़ियों में बैठी हुई, जगह नहीं है। वो नाटक हुआ जो होने वाला था, उससे पहले राइटर साहब हमारे पास आए, बोले बाकी सब ठीक है, भूलना मत, भूलोगे तो चक 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 निकलेगा सीधा वहाँ तक। और इसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार है, क्योंकि कंपटीशन के जजेस को फिर घर जाना होता सही बात है ना। करेक्ट। तो हर प्ले के बीच में जो 20-30 मिनट का गैप मिलता है उसमें लगभग आपका डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड कर लेते हैं। वो हो गया नाटक और सारा रिजल्ट 1 घंटे तक नहीं आया और सारा रिजल्ट घूम गया, सारी ट्रॉफी, सारे प्लेस, सारे एक्टिंग प्राइजेस आप अपने पास आ गए। हमारे पास आ क्या गए। बात है। और वहीं से एक समीर भोले नाम का एक डायरेक्टर था, वहाँ से मुझे उठा लिया गया और मेरा पहला सीरियल मराठी में आया, अच्छा। एक आकाश संपला। वाह। और मतलब किस्मत की बात बोलोगे ये कि उसमें पहले ही सीरियल में मेरे पिताजी बने विक्रम गोखले साहब। वाह, बहुत बड़ी बात है सर। कितना कितना अच्छा लगा होगा आपको। अरे अरे अरे, मतलब वो विद्यापीठ ही सामने बन के पिताजी के रूप में आ गए। तो वो मेरे को धीरे हौले से बोलते थे। एसएल स्टूडियो ट्रॉम्बे में शूट कर रहे थे, तो विक्रम सर के पास गाड़ी थी, उन्हें पास कुछ नहीं था। तो कहाँ रहता तो मलाड रहता हूँ सर। बैठ आए पार्ला हाईवे पे, थोड़ा सा जाके अंदर उनका घर था। मैंने कहा बस बस सर, मैं इधर से स्टेशन चला जाऊँ। गए, अपनी कॉलोनी में घुसे, और वो कॉलोनी पूरी साहित्यिक कॉलोनी है। अच्छा सर। एक्टर, डायरेक्टर, साहित्यिक सब उसमें रहते सब हैं। रहते हैं उसमें। तो गाड़ी से उतारा उन्होंने मेरे को, मैंने कहा समझता है, अरे इधर आ, आज ये लड़के ने कमाल किया, इधर आ इधर आ, आज ये लड़के ने कमाल किया, आज ये लड़के ने कमाल किया। अरे मैं शर्म के मारे, विक्रम गोखले मेरी तारीफ कर रहे हैं और मैं ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो चल, मैंने कहा अभी किधर, नहीं घर चल। घर गए, अपने पिताजी जो उनसे बड़े एक्टर, उनसे बड़े एक्टर, उनसे मिलवाया, पत्नी से मिलवाया, खाना खिलवाया, और फिर बोला अब जा तू। और उस इंसान ने ये काम मेरे साथ 2 बार किया। मैं एक डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ पंजाबी, तो उस वक्त वो सिनेविस्टा में थे, जुनून सीरियल बन रहा था। जी, काफी पॉपुलर हाँ, सीरियल काफी। रहा है वो। मतलब अगर आप उस समय जुनून के समय अगर आप कॉलोनी से नीचे से गुजरे तो जुनून 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 ये टाइटल ट्रैक सुनाई देता था। True. परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मेरे पास काम नहीं था अच्छा। और मैं उनको जानता था। तो मैंने कहा सर वो अभी काम नहीं है तो कुछ हो सकता है। बोले 2 दिन का रोल है, करेगा? मैंने कहा करेगा 2 दिन क्या करेगा। करेंगे। तो उस टाइम ये वाला ना सिस्टम नहीं था, वैनिटी वैन और ये और वो और सेपरेट रूम और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। एक जेंट्स रूम, एक लेडीज रूम, सब एक ही में रहेंगे। बात खत्म। तो मैं जैसा अंदर घुसा, मेरे को अभी भी याद है, वो जू का जस्सू बंगलो में शूट था। जैसे अंदर घुमा तो सर को देखा मैंने, विक्रम सर को। अरे इधर कैसे? मैंने कहा सर वो 2 दिन का रोल है इंस्पेक्टर एलियास का। उन्होंने अपना मेकअप वेकअप करा, सब कुछ करा, मेरे कंधे पे हाथ डाला, चल ले गए किशन सेठी जी के पास, डायरेक्टर थे हमारे,
ये लड़का ऐसा 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 है, ये लड़का ऐसा 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 कमाल करता है, ये लड़का ऐसा 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 है। जितने अथॉरिटेटिव लोग थे उन सबको मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने करवा दिया। जैसे ही वो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, फिर कंधे पे हाथ आया, चल अब पीछे मुलट के मत देखना। हाँ। मेरे को वापस रूम में ले गया, बोले इनको मालूम होना चाहिए कि कौन एक्टर क्या है। वो सीरियल मैंने 3 साल किया और सिनेविस्टा से 6 प्रोजेक्ट करके बाहर निकला। और फिर और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि मुझे लोगों ने पहुँचाया। जैसे मैंने पहले आपको बताया मराठी वाला सीरियल पहले किया जी। तो उसके एडिटर कुदरती राजन वागधरे साहब थे, जो उस वक्त के नामी एडिटर माने जाते थे। और वो उस टाइम पे एक सीरियल एडिट कर रहे थे जिसका नाम था कैंपस। जी टीवी का सीरियल था, वो पहला सीरियल शायद पहले सीरियल्स में से एक था। तो राजन को मेरा काम पसंद आया, उन्होंने उठा के मुझे कैंपस के डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैं उधर काम करने लगा। मतलब जुड़ती चली गई चीज़ें। मुझे लोगों ने पहुंचाया। फिर वहाँ से सफ़र चेंज हुआ, करते करते मैं हिंदी थिएटर करना था मुझे। तो मैं जब कॉलेज में था तो सुलभा आर्या एक एक्ट्रेस है, अब इप्टा में वहाँ की उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी थी वो। तो हमारे ही साइंस विंग ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें उन्होंने मुझे प्राइज़ दे दिया। तो बोले शाम को क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, आओ इप्टा में आओ। साधना स्कूल में उस वक्त सांता क्रूज में हुआ करता था। मैं वहाँ पहुँच गया। MS सत्यू साहब डायरेक्टर, उनके सामने उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मैं गया और उन्होंने मुझे रोल दे दिया। उसको लेके इप्टा में बहुत बड़ा बवाल हुआ। अभी अभी आया है ये लड़का, कैसे मिल जाएगा, ये कोई बात होती है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वो रोल अंजन श्रीवास्तव साहब को दिया गया। अच्छा, आपको नहीं दिया फिर? नहीं, क्योंकि मैं अंडर स्टडी रह गया। अच्छा, मैं अंडर स्टडी, जब अंजन साहब नहीं होंगे तब वो रोल तब आप कर लेंगे। उसके बाद का हादसा है बहुत बड़ा जो इप्टा में भूतो न भविष्यति हुआ। इप्टा ने एक प्ले स्पॉन्सर किया, एक रुका हुआ फैसला, 10 शोज, और वो 10 के 10 शोज मैंने सीढ़ियों पे बैठ के देखे। और मैं अभी तक वो दृश्य नहीं भूलता हूँ कि जब पंकज कपूर साहब लास्ट का नॉट गिल्टी बोल के पृथ्वी की सीढ़ियों से चढ़ के दरवाजे से एग्जिट करके तब तक नहीं जाते, उस पीरियड में उनको कम से कम 5 से 7 मिनट लेते थे वो, और वो 7 के 7 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था हर शो में। मैं हर शो में रोया हूँ। गूज़बम्स आ रहे हैं, इमेजिन हो पा रहा है कि कैसा मतलब ऐसा था, मैं ये क्या देख लिया भाई। और 10 टाइम ऐसा लगा कि पहली बार देखा है और उतनी ही शिद्दत से देखा। खैर वो शो खत्म हुआ। रंजीत कपूर साहब डायरेक्टर थे उसके। अब उनसे कहा गया कि आप वर्कशॉप करिए हमारे इप्टा के लोगों के लिए। आप आए हैं दिल्ली से, तो बोले ठीक है करता हूँ। तो उन्होंने एक नाटक चुना, एंटर अ फ्री मैन, इब्सन का नाटक था। अब वो कास्टिंग कर रहे हैं पर उनको मेन रोल के लिए कोई सही आदमी नहीं जच रहा। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं ये रोल के लिए किसी बाहर वाले को लेके आऊँगा। फिर उस पर बवाल हुआ, हम क्या एक्टर नहीं है क्या, हम क्या तो फिर जो थिएटर पॉलिटिक्स जनरली होती है वो हुई। वो लेकर आ गए सतीश कौशिक साहब को। अच्छा, वो वर्कशॉप प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छे से हो गया। मैं एक दिन पृथ्वी पे वो जो एंट्री पे वो राइट साइड में वो जो प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठते हैं लोग, मैं उधर अपना झोला लेके बैठा था। तो एक दिन सतीश जी आए, उधर बोले इधर तेरा इप्टा में कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तो एक काम कर, ये आगे वो स्कूल है वहाँ जा, राजा बुंदेला एक प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं, राग दरबारी, मैं उसमें रोल कर रहा हूँ। उस टाइम पे वो शेखर कपूर साहब के साथ असिस्टेंटशिप में और राइटिंग में काम करते थे। अच्छा। तो बोले 3-4 दिन में नहीं आऊँगा, तू जा राजा बुंदेला से मिल ले। मैं साधना स्कूल, तो मैं पहुँच गया उधर। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सतीश जी ने भेजा है। अच्छा एक्टर हो? मैंने कहा अच्छा, खड़े हो जाओ क्राउड में। मैं क्राउड में खड़ा हो गया।
4-5 दिन के बाद सतीश जी आए, सब कुछ। चावला तू क्या कर रहा है इधर? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मेरे को क्राउड में खड़ा रहने के लिए बोला, मैं खड़ा हो गया। अरे नहीं तू इधर रहेगा। फिर उन्होंने राजा बुंदेला से बात करी, मास्टर मालवीय का रोल आपको दिया? मुझे दिया गया। फिर मैं मास्टर मालवीय का रोल करने लगा। इतना सहज था कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं ना, मैं क्या बोलूँगा कि मैं ये रोल करूँगा और वो नहीं करूँगा, ऐसा वाला चक्कर ही नहीं था। स्मूथ एकदम। भगवान ने वो बुद्धि नहीं दी थी, तो अच्छा हुआ जो बुद्धि नहीं दी। अब उस टाइम पे ना राज बब्बर साहब का की तोती बोलती थी, उस टाइम पे स्टार थे ना वो, तो जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था, हमारे 5 शोज होते थे पृथ्वी में महीने में, तो एक दिन रात दरबारी का शो चल रहा था, वो सबको जानते थे क्योंकि ज़्यादातर लोग NSD से थे वहाँ पर, 2-4 लोगों को छोड़कर। तो मेरे को देखा उन्होंने, तो नादिरा ये कौन है? बाजी को पूछा, बाजी के लिए बाजी से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा नया लड़का है राजेंद्र चावला, सतीश लाया है उसको, उस पर ध्यान दो। अच्छा। बस वो एक लाइन बोली और वो लाइन मेरे लिए कमाल कर गई थी। उसके बाद एकजुट के हर प्ले में था मैं। लास्ट मैंने जसमा ओढ़न किया था। अब मजे की बात कि जसमा ओढ़न हमने जब शुरू किया उससे पहले 1 महीना पहले जी नसीर साहब वो रोल कर चुके थे। नसीर साहब पहला शो, नसीर साहब, दीना पाठक जी, सुप्रिया पाठक, रत्ना पाठक, पूरी फैमिली सारी फैमिली आके बैठी हुई है, ऐसे देख रही हैं। अरे भाई मैंने कहा ये नसीर साहब ने करा हुआ काम आप कर रहे हो। खैर वो हो गया अच्छे से हो गया, मिले, गले लगाया वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद सारे प्लेस में काम करता गया। सर आप अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्शन रिएक्शन की बातें कर रहे थे जी। तो सर उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो एक्टिंग की परिभाषा है? परिभाषा कुछ नहीं है भाई। एक्टिंग क्या है? आपको क्या नहीं आता है? आपको हंसना नहीं आता, आपको मुस्कुराना नहीं आता, आपको ताने मारना नहीं आता, आपको गाली देना नहीं आता, आपको गुस्सा करना नहीं आता, आपको गुस्सा पीना नहीं आता। तो ये सब तो आता है अच्छे ब्रो ये करेक्ट आ रहा है। अभी आप सुन रहे हो से। जी कैसा करेक्ट मीटर में रिएक्शन जा रहा है। यही अगर एक्टिंग करने की बात आ जाए तो सोच के हाँ, करेंगे। हमारी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि एक्टर जो है 99% टाइम सुनता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है। अपनी लाइन खत्म हो गई तो वो अपनी अगली लाइन याद करेगा जब तक इसका डायलॉग चलेगा, उसको सुनेगा ही नहीं। यू हैव टू लिसन इट एज इफ यू आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रू। ये करेक्ट कैसे आ गया करेक्ट? अब क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि मैं अगली लाइन क्या बोलने वाला हूं, तो उसका रिएक्शन उतना ही करेक्ट आएगा। अब उसको एक्शन और कट के बीच में जिसने जनरेट कर लिया वो नेचुरल एक्टर कहलाएगा। ये काम अगर आप एक्टिंग करते हुए करो और ये एक्सप्रेशन आप करेक्ट देखो तो बोलेगा क्या नेचुरल एक्टर है। हम रोज की जिंदगी में यही करते हैं, हम उसकी खींचते हैं, हम उसको ताने लगाते हैं, हम स्क्रिप्ट भी हमारी विदाउट फंबल बोलते भी हम हैं। कैसा दिमाग चलता है, स्क्रिप्ट उसी वक्त लिखी जा रही है, इधर टाइप हो रही है, इधर से निकल रही है। इतना हॉट है मामला। कौन सिखाता है? इसका मतलब है कि आपको आता है। तो एक्टिंग करते हुए कोई अलग प्लेनेट के एक्सप्रेशन थोड़ी देने भाई, मंगल ग्रह के एक्सप्रेशन लेंगे एक्टिंग में, कहाँ से आ गया? वही करना है बेसिकली जो हम जी यही रहे सुनते सुनते अगर आप एक्टिंग में भी अगर एक पैर बोलो तो क्या नेचुरल किया यार उसने, तो वहाँ तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ ऐसे तो कड़क सिंह हो जाता है एकदम आदमी, हिलना नहीं है। हिलना ही नहीं। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा कड़क ही हो जाते हैं भाई। अब वो जिम करके आ जाते हैं बॉडी बना के पूरा ऐसा एकदम। तो सर वो हिल भी नहीं पाते होंगे ना कैसे फिर? करें फिर वैसे हिलते हैं वो। सो क्योंकि फेस पे भी तो स्टिफनेस आएगी ना, आती है। आपके दिमाग में स्टिफनेस है तो वो बॉडी पे तो चेहरे आएगी, पे दिखेगी। चेहरे पे दिखेगी, कहाँ जाएगी? सर जब टेलीविजन में जैसे आप रेगुलर काम करते रहे, फिल्मों में भी आपने काम किया, जी। सर किस को एक्टर के साथ उसका काम देख के आपको बहुत इन्फ्लुएंस हुआ? मतलब कि मैं यार तो पहले ही इंप्रेस हो गया था विक्रम गोखले साहब से। इतने बड़े एक्टर के साथ आप काम कर चुके थे, ओह मतलब ऐसा भी होता है क्या? इतना अच्छा भी कोई ऐसा भी क्या मतलब? ग्रेट एक्टर। ऐसा क्या नेचुरल और ऐसा क्या पॉज यार? उन्होंने एक मंत्र मेरे को बोला था बोलते बोलते, अभी याद आया मेरे को। तुमको लगता है कि यहाँ लॉजिकल पॉज आएगा, वहां पॉज मत ले। अच्छा। मेरे को बोलते थे ग्रामर तोड़, लैंग्वेज का ग्रामर तोड़, ये पॉज है जो नहीं था एक्सपेक्टेड। और आप मेरे नेक्स्ट सेंटेंस का इंतजार करते हैं कि क्या बोलेगा। जो एक्सपेक्टेड है वो ना वो अदर करके ना कर, कहीं अपना 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 ग्रामर बना, अपना क्रिएट करो। अपना ग्रामर बना।
जिस दिन तू अपना ग्रामर बनाएगा तेरे व्याकरण से काम चलेगा। और वो बात सच निकली। जबकि थिएटर में मुझे एक टाइम पे बोला जाता था कि सभी डायलॉग एक ही सुर में बोलेगा क्या, और 25 साल बाद अचानक से एक आपके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम है इरफान खान। वो पूरा ग्रामर ही बदल देता है, सारे स्टाइलाइज एक्टिंग का ग्रामर ही बदल देता है, और वो ट्रेंड बन जाता है। और उसी की कॉपी करते करते लोग उन्होंने उस अंडर प्ले की ओवर एक्टिंग करना शुरू किया। आप में अंदर कुव्वत नहीं है, लेकिन आपको उनके जैसा काम करना है साहब, कि वो इतना अच्छा कर रहा है, वो ट्रेंडिंग है, हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। उनका एक एक रोया बोलता है, उनकी आंखें बोलती हैं। तो कैसे आप कॉपी करेंगे तो कैसे होगा? वही हालत हो रही है, क्योंकि आपको बोला जाता है कि आप ऐसा करिए, स्ट्रेन योरसेल्फ, डोंट Yes. सब ओटीटी। अरे ओटीटी में क्या हिंदुस्तानी आदमी मर गया क्या? वो तो रोल के हिसाब से एक्ट करेगा ना, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी सराउंडिंग, ये वो, उसकी अपब्रिंगिंग, वो सब आपके ऊपर, उस आदमी पर आएगी ना। हर आदमी कैसे अंडर प्ले कर सकता है? जी, कैसे? नहीं कर सकता सर। भिंडी बाजार और पेडर रोड, बहुत अंतर। मैंने एक फिल्म किया था जिसमें था कि भिंडी बाजार से लेके पेडर रोड के बीच में 1.6 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन वो 1.6 किलोमीटर का अंतर तय करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। कल्चरली भी, हर मनी वाइज तरीके भी, से, हाँ। सब तरीके से आपको एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगा ये घाटकोपर का आदमी है, अरे घाटकोपर का गुजराती, उसका ड्रेस सेंस बदो एकदम। सर कौन बैंड्रा का है वो भी पता का भी एक सेकंड में मालूम पड़ चल जाएगा। जाएगा। पेडर रोड का एक सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। सर कोई विरार से कैसे मालूम पड़ता है? विराट से आ जाता है तो मालूम पड़ जाता है, मुंह खोलते ही। हाँ, कैसे पता चलता है? सो क्योंकि आप वो डिफरेंशिएट कौन देगा? आप भिंडी बाजार की एक्टिंग हो कर रहे हो, रोल कर रहे हो, और एक्सप्रेशन आप पेडर रोड वाले की दे रहे तो हो, कैसे चलेगा? मैनेज ये समझना पड़ेगा। मैच ही नहीं करेगा। उधर जीत है, बाकी सब आता है, बाकी सब आता है, सबको सब आता है। सर आपने इतना काम किया है अपनी लाइफ में, सो जैसे भी फाइनेंसेस मैनेज हुए, ओवरऑल आपकी फैमिली आगे बढ़ी होगी, जी। और तो क्या आप सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में ढूंढते हैं, या फिर अपने नहीं, feel मेरे को किया? काम करना अच्छा लगता है। मुझसे आप 30 दिन काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सर कभी ऐसा हुआ कि काम नहीं है हो तो तब कैसा लगता था हाँ, आपको? बिल्कुल मतलब वो बेचैन आत्मा मेरी, जब बीवी कई बार बोलती हैं, जब बीच में काम नहीं भी होता है, कहते हैं आप इधर से ना, मैं घर में बैठा रहता हूँ तो चुल मचती है, इधर उधर, कभी विशिष्टा के रूम में चला गया, कभी अनन्या के रूम में चला गया, कभी पत्नी के रूम में चला गया। तो मेरी बीवी बोलती पैसे गए भाड़ में, आप काम करो, आप घर पे मत रहो। क्या फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो। मैं कभी आउटडोर जाता हूँ ना, तो मेरी बेटियों में से किसी का फ़ोन आता है, पापा आ जाओ वापस। क्यों? बोले नहीं, क्या है ना कि फालतू में कोई हमारे कमरे में अचानक से नहीं आ रहा है। हाँ, वो भी तो यूज्ड टू है सर उस चीज़ की, हाँ, वो मिस करते हैं हम लोग। मिस करती होंगी। और बोलूँगा कुछ नहीं, जाके पहुँच जाओ और क्या करके फिर निकल आएंगे। दोनों बच्चे सोचते आए क्यों थे। विशिष्टा और अनन्या दो प्यारी सी डॉटर्स हैं जी। सर की, और दोनों ही बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, और अभी खास बात यह है कि एक ही टेलीविजन सीरियल में तीनों एक साथ हम तीनों साथ काम में कर काम रहे कर हैं। रहे हैं। एक मेरी बेटी बनी है और एक मेरे भाई की बेटी बनी है। तो अभी तो खैर बहुत इनिशियल लेवल पे भी हैं, तो सर क्या कंपैरिजन वाली चीज़ आई उनके साथ कि फादर एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, या कहीं अगर वो कास्टिंग के लिए, ऑडिशन के लिए जा रही नहीं हैं? नहीं, वो तो कई बार, कितने टाइम तक तो वो बताती नहीं थी कि वो मेरी बेटी है। हाँ, देव सर को भी मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद पता चला। बोले पापा क्या बताऊं, मैं क्या हूँ, क्या बताऊं। और मैं भी कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि अरे यार उसका नाम लेके काम मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अपनी कैलिबर के हाँ। ऊपर ही। अपने कैलिबर पे करो, एक आध दो जगह बोल सकता हूँ मैं, जहाँ बोल सकता हूँ कि इसका ऑडिशन ले लेना, बस इतना ही कर सकता हूँ मैं, बाकी तुम पर है। सो फेवरेट एक्टर्स कोई हैं आपके, मतलब जो विक्रम जी उनके अलावा बाद में आपने इतने कमल लोगों के हसन साथ साहब हैं। कमल हसन सर। बिल्कुल। और सर जिस फिल्म में आपने खुद ने काम किया हो, वो फिल्म आपको बहुत मुझे इन्फ्लुएंस की हो? दूसरा एक जी। बोलना ज़रूरी है, शायद ये मैं पहली बार ही बात कर रहा हूँ। फारूक शेख साहब मुझे बहुत पसंद है। आप 90s की जब बात करें, जहाँ स्टाइलाइज एक्टिंग की का काम चलता था, वो आदमी उतना ही सहज था, खूबसूरत एक्टर सर, उतना ही सहज, और मुझसे बहुत प्यार किया उन्होंने, बहुत प्यार किया मेरे को। मैं मतलब मुझे घर तक पे बुलाया उन्होंने,
तो बहुत सुंदर अभिनेता, बहुत सुंदर, बहुत सहज, बहुत सहज। क्या काम करते थे यार। क्योंकि सर बाद में उन्होंने इतने मैं शोज भी कई बार जब आप अपनी ही एक्टिंग को रिवाइज करते हो ना, मैंने कहा ये तो फारूक साहब है, मैंने फारूक साहब जैसा किया। कहीं आप एक इंस्पिरेशन जो रहता है Subconsciously आपका, mind में आ जाती subconsciously, होगी हाँ, सर वो। हाँ वो आती है, अरे मैंने कहा फारूक साहब। वाह। तो इतना सहज काम करते थे, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद है। और सर एक्ट्रेस जिन्होंने प्रभावित किया हो? एक्ट्रेस मुझे श्रीदेवी जी बहुत पसंद थी, मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। सर क्योंकि एकदम आमची मुंबईकर आप हैं, जी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं जी। पर हैं। सर मुंबई में कौन सी जगह आपकी फेवरेट है जहाँ आपको जाना पसंद है, या कोई खास दुकान है जहाँ पे कुछ खाना आपको पसंद है बहुत? हाँ, मैं दादर एरिया मेरा फेवरेट एरिया है, अच्छा सर। और वहाँ पर बहुत सारे मराठी डिशेस की दुकानें हैं, स्नैक्स की दुकानें हैं, क्योंकि बहुत सारा समय उधर गुजरा। उधर भी रहे हैं उधर भी मतलब थिएटर था, शिवाजी मंदिर हाँ। प्लाजा के सामने एक मराठी थिएटर है, तो हम वहीं अड्डा ही था हमारा। मतलब गुजराती एक्टरों का भाईदास, ये जो थिएटर है पार्ला में, ओके। मीठी बाई कॉलेज के बगल में, जी। गुजराती थिएटर वाले वहाँ मिलते थे, और हिंदी थिएटर वाले पृथ्वी में मिलते थे, और मराठी थिएटर वाले शिवाजी मंदिर पे मिलते थे। सर टेलीविजन एक्टिंग से कभी आपको ऐसा लगा कि बोरियत हो रही है, या कोई पर्टिकुलर काम, या नहीं, बोरियत नहीं होती मुझे काम करने से ही बोरियत नहीं होती? मुझे नहीं करवाओगे काम तो मैं हाँ वो आपने बताया अभी। अतिरिक्त आत्मा। सर हमारे दोस्तों मैंने कहा को जैसा जैसा जो मीडियम आया, जैसे हाँ। था ना वो जो बीज पड़ा हुआ, जी। हिंदी और मराठी के बीच का अंतर, फिर उसको फॉलो करता गया और काम करता गया। सर अभी यंग एक्टर्स में आप कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं? वही अंडर प्ले की ओवर एक्टिंग, वो क्लियर पॉइंट है जो हो रही है। बहुत हो रही है, अननेसेसरी हो रही है। जहाँ जरूरत है वहाँ करो, आपका कैरेक्टर अलाउ करता है तो करो। बट सर ये चीज़ें कहीं ना कहीं कास्टिंग या प्रोडक्शन की तरफ से भी डिफाइन होती हैं कि ये पर्टिकुलर इसी चीज़ इस तरीके से ही चाहिए हमें। हाँ, तो वो आता कहाँ, कास्टिंग वाले करेंगे क्या? उनको जो ब्रीफ मिलेगा वही बताएंगे ना आपको, उनके पल्ले से थोड़ी ना जा रहा कुछ, वो थोड़ी अपना रच के बोल रहे हैं, क्योंकि सबको एक पता चल गया है कि वो मतलब इवन जब आप लोगों की तरफ से जब कोई नोट आता है तब उसमें भी यही बोला जाता है कि हम कुछ ओवर नहीं करेंगे, नियर टू रियल करने की कोशिश करेंगे, प्लीज मेक इट सटल। या ये एक वॉइस नोट में Yes. एक आता है। अब उनका ब्रीफिंग ही वो है। इसको भी एक लेके किस्सा है। हाँ अरे भाई, अब वो बेचारा जो वो किसी ऑडिशन में गया था मैं, अब वो 20-22 बरस का लड़का, एस्पायरिंग एक्टर जो अभी काम Casting. करने के लिए कास्टिंग कर रहा है, हाँ, हाँ। उसको जो सामने से उसका बॉस ब्रीफिंग देगा वही आपको कन्वे करेगा। वो एक बहुत ही सीनियर थिएटर, अगेन नाम नहीं लूँगा, थिएटर एक्टर थे, तो मैं और वो बगल बगल में बैठे थे, मुझसे पहले वो पहुँचे थे, तो उनका ही नंबर पहले आया, तो वो अपने हिसाब से करने लगे। तो बेचारा ये लड़का उनको डर के बोला, सर वो थोड़ा ना वो ओवर हो रहा है, इसको थोड़ा सटल कर सकते क्या, सटल सटल। तो वो चिल्ला पड़े एकदम, यू विल टीच मी एक्टिंग, आई हैव लर्नड एक्टिंग एंड दिस एंड दैट। अब वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है, क्या करें? अब मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मैंने कहा एक मिनट। मैं उन सर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसा है कि ये 22 बरस का लौंडा है, इसको जो ऊपर से ब्रीफिंग मिलती है वो आपको वो कन्वे कर रहा है ना, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसको खुद की इच्छा नहीं है कि ऐसा कुछ करे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक टेक आप अपने हिसाब से कर दीजिए और एक टेक इसके हिसाब से कर दीजिए। या दैट इज द वे ना, यू शुड टेल मी लाइक दिस। ऐसे करा के वो भाई उन्होंने वो खत्म किया और वो गए, और वो बोलता थैंक यू सर। मैंने कहा मैं भी क्या करूं सर, मेरे को तो जो ब्रीफ आएगा जिस लेवल पे आएगा, नहीं तो मेरे को डांट पड़ जाएगी। कई बार ये यू विल टीच मी एक्टिंग नाउ, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है और ये है, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। सर तो क्या वो मतलब ईगो कहना सही नहीं है, पर क्या वो बहुत डेलिकेट होता है एक्टर्स के साथ? हाँ, पर उनको वही मेथड पता है। हाँ ये भी एक चीज होती है। सच्चा तो वो भी कर रहे हैं, पर आज की जरूरत का आर्ट को तो कंटेम्प्रेरी होना पड़ेगा ना। ट्रू। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि इरफान खान साहब आएंगे और पूरा ग्रामर चेंज कर देंगे? तब तक तो वो सच नहीं था ना। उनके करने के बाद, उनके एस्टेब्लिश होने के बाद, लोगों की पसंद के बाद वो एक स्टैंप हो गया उस पर कि ये एक्टिंग भी है, एक इनोवेशन आया कहीं ना कहीं। ट्रू। फिर आपने उसको फॉलो करना शुरू किया।
फिर आपने उसकी लीड करना शुरू कर दिया। सर बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। और दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट एपिसोड था। मतलब सर इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली, आपकी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिला और मेरे लिए इक्विवेलेंट टू, जैसे कि मैं पहले भी कहा कि सर मास्टर क्लास जैसा भी था। वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और सर जाते जाते अगर आप और कुछ दो शब्द नहीं, बोलना बस चाहें। यही है कि ये जो पॉडकास्ट है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आप तो पहले आप देखें, फिर उसको आगे बढ़ाएं, ताकि इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो लंबा चौड़ा होता जाए और हर इंसान, हर बड़ा एक्टर यहाँ आने को तरसे। अरे वाह सर, सो स्वीट, बहुत ही सर, थैंक यू सो मच। सो दिस इज राजेंद्र चावला और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिविंग यूनिकॉर्न्स। फिर मिलते हैं, नमस्ते।